चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार करंट अफेयर्स का सेशन इस चैनल पे चल रहा है और आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, जिससे बेहतरीन से बेहतरीन सेशन का लाभ आपको मिल सके, आपके मित्रों को लाभ मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम को पास कर सके। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है बहुत ही खास है, बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज जो है हम करेंट अफेयर्स का जो है पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा ये भी बोला जा रहा था कि सर जो ऑब्जेक्टिव आप करा रहे थे तो उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला होता था, वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता था, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि उससे हम लोगों को और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है और अलग अलग सवाल कैसा उस करंट अफेयर से बन सकता है, उस मुद्दे से बन सकता है, तो वहाँ भी हम उसको कवर कर सकते हैं। तो इसलिए आज जो है पूरे डिटेल में करंट अफेयर्स का सेशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, ठीक है, आज के सेशन का पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज के सेशन का पहला सवाल देखिए, 28वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। आपको बताना है कि 28वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। मालाबार तट के बारे में आप लोग जानते हैं, केरल तट को ही मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, ये भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है मालाबार तट। केरल तट को ही मालाबार तट कहा जाता है। तो आपको बताना है कि 28वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ऑप्शन आपके पास है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 28वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। इसका सही आंसर है भारत। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है भारत। तो भारत 28वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि क्या बातें इसमें हो रही। देखिए, भारत अक्टूबर में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में 28वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करने जा रहा है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 28वें जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है उसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई, उसमें और किस देशों ने भाग लिया है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा देश यहाँ पे भाग ले रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसका उद्देश्य देखते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य समन्वय और अंतर संचालन को बढ़ाना है, जिसमें उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध और रणनीतिक नौसैनिक युद्धाभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। तो इसका उद्देश्य है कि जो भी इसमें भाग ले रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो नौसैनिक हैं इसमें भाग ले रहे हैं, तो इनके बीच जो है सैन्य समन्वय स्थापित करना है। इसके अलावा इनके बीच जो अंतर है उसको खत्म करना है। ठीक है, क्या मतलब दोनों साझेदार बनेंगे और एक दूसरे के सैन्य रणनीतियों को साझा करेंगे, इसके अलावा उनके तकनीक को भी साझा करेंगे। और इसमें जो है इसका उद्देश्य की बात करें तो इसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध और रणनीतिक नौसैनिक युद्धाभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 28वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी भारत कर रहा है। इसमें कौन कौन सा देश शामिल है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि भाग में लेने वाले देशों के बीच सैन्य समन्वय को स्थापित करना, उनके बीच जो भी तकनीक है उसको साझा करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल है
कि दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई डिजिटल भारत निधि DNV है ना, डिजिटल भारत निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपको बताना है दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई डिजिटल भारत निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके पास है, शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाना, युवाओं में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार साझेदारों का समर्थन। तो बताइए दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई डिजिटल भारत निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका प्राथमिक उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत निधि पहल का ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को बढ़ाना। चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं कि और इसमें क्या बातें की गई है। देखिए डिजिटल भारत निधि DNV, डिजिटल भारत निधि पहल का उद्देश्य यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF की जगह ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। तो याद रखिएगा DBN का जो उद्देश्य है वो दूरसंचार कनेक्टिविटी को बढ़ाना है ग्रामीण क्षेत्रों में। यह वंचित ग्रामीण, दूर दराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देने, अनुसंधान को वित्त पोषित करने, पायलट परियोजनाओं का समर्थन करने और नई दूरसंचार सेवाओं और प्रौद्योगिकी को पेश करने पर केंद्रित है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि डिजिटल भारत निधि पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि यूनिवर्सल स्तर पर जो है जहाँ जहाँ पे दूर दराज के क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी की समस्या है, संचार कनेक्टिविटी की समस्या, उसको दूर करना है। ठीक है, तो देखिए यह वंचित ग्रामीण, दूर दराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देने और अनुसंधान को वित्त पोषित करने और पायलट परियोजनाओं का समर्थन करने और नई दूरसंचार सेवाओं और प्रौद्योगिकी को पेश करने पर केंद्रित है। तो DNV का मुख्य उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और ये जो भी टॉपिक मेरे द्वारा चुना गया है दोस्तों, तो ये रिसेंट में जो भारत सरकार के द्वारा जो पहल की जा रही है, या तो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पहल की जा रही है, उसी को इसमें समाहित किया गया है। ये आप प्रश्न के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो ये जो सेशन है आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और करेंट अफेयर्स को की जो ज़रूरत है आपकी, उसको पूरा करेगा। ठीक है, लगातार हम करेंट अफेयर्स का सेशन लेके आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग इसको सपोर्ट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए। ठीक है, कि ये सेशन आपको कैसा लगता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल, किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है? आपको बताना है कि किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु। तो बताइए दोस्तों कि किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है। चलिए इसका सही आंसर बताना है 3 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार जो है, या महाराष्ट्र राज्य जो है 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है। चलिए आगे हम इसको देखते हैं। महाराष्ट्र को 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा? तो 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा। ठीक है, 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान कृषि में महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को उजागर करता है, जिसमें सतत विकास नीतियां, देश का सबसे बड़ा बांस मिशन और व्यापक सिंचाई परियोजनाएं शामिल है। तो यदि आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया गया, तो उसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक है, उसका सही आंसर महाराष्ट्र है। और इसमें इनको क्यों दिया गया है? ठीक है, महाराष्ट्र को क्यों मिला है? तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र की कृषि में जो है महत्वपूर्ण उपलब्धियों
के कारण, इसके अलावा सतत विकास की नीतियों के कारण, और यह देश का जो सबसे बड़ा बांस मिशन है और जो बृहद सिंचाई सुविधा है, उन सभी को इसमें समाहित किया गया है। आप लोग कई बार न्यूज में सुने होंगे कि ऐसा बोला जा रहा है कि प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है, और प्रकृति के साथ सतत विकास किया जाना चाहिए कि जिस प्रकार से हम जो संसाधन का यूज कर रहे हैं इस प्रकार से इसका उपयोग करें कि आने वाली भावी पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर सके, इसी को सतत विकास का कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अपनी नीतियों में, इसीलिए महाराष्ट्र राज्य को जो है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, चौथा सवाल। क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके पास गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और रिकी पॉन्टिंग। तो हाल ही में आप जानते हैं कि इंडिया जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीती है और इसका जो कोच थे, ठीक है, वो राहुल द्रविड़ थे और राहुल द्रविड़ का ये कार्यकाल समाप्त होने वाला था। तो अभी जो रिसेंट में है गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, ये सभी आप लोग जानते भी होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गौतम गंभीर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए होगा गौतम गंभीर, क्योंकि गौतम गंभीर को ही वर्ल्ड कप के बाद जो T20 वर्ल्ड कप भारत के द्वारा जीता गया है उसके बाद राहुल द्रविड़ का जो कार्यकाल था कोच का वो खत्म हो गया है, तो गौतम गंभीर को नया कोच बनाया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। गौतम गंभीर को क्रिकेट सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति से भारतीय पुरुष टीम सीनियर पुरुष के मुख्य कोच के रूप में अनुशंसित किया है। वह श्रीलंका के खिलाफ आगामी श्रृंखला से यह पदभार संभालेंगे और राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। आपको बताएं कि राहुल द्रविड़ की जगह गौतम गंभीर को मुख्य कोच बनाया गया है। अपनी दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को भारत की क्रिकेट सफलता को जारी रखने और युवा प्रतिभा को निखारने का काम सौंपा गया है। द्रविड़ के कार्यकाल में प्रमुख आईसीसी टूर्नामेंट में जीत और द्विपक्षीय श्रृंखलाओं में उपलब्धियां हासिल की है, ठीक है। तो जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की है, ठीक है, और कई सारे टूर्नामेंट को भी जीती है। इसके अलावे आप जानते हैं कि जो गौतम गंभीर है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी कोचिंग का काम कर चुके हैं ना, और उन्होंने आईपीएल का खिताब भी जितवाया है। तो ये इन्हीं सभी को ध्यान में रखते, उनकी नेतृत्व क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट सलाहकार समिति के द्वारा इनको मुख्य कोच चुना गया है। ये राहुल द्रविड़ को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है? आपको बताना है कि किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। ऑप्शन है अडानी ग्रीन एनर्जी, ऑप्शन है अडानी ग्रीन एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सुजलॉन एनर्जी और टाटा पावर, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल, है ना, घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सुजलॉन एनर्जी और टाटा पावर। तो इसका सही आंसर होगा टाटा पावर। टाटा पावर के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में, टाटा पावर के द्वारा उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? टाटा पावर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसको डिटेल में। देखिए टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत वाराणसी से हुए, ठीक है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि घर घर सोलर पहल की शुरुआत किस स्थान से हुई है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई है, ताकि निवासियों के बीच रूफटॉप सोलर समाधानों को बढ़ावा दिया जा सके। यह पहल पर्याप्त सब्सिडी, अत्याधुनिक तकनीक और बिजली बिलों पर
वित्तीय बचत प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाना और क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करना। उद्देश्य क्या है कि याद रखिएगा कि स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना है, इसके अलावा ऊर्जा के जो वैकल्पिक संसाधन है उसमें वृद्धि करना है, ठीक है, वैकल्पिक स्रोतों में वृद्धि करना, इसके साथ साथ जो सतत विकास का लक्ष्य है उसको भी पूरा करना है। तो याद रखिएगा टाटा पावर के द्वारा जो है घर घर सोलर पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। घर घर सोलर पहल की शुरुआत कहां से की गई है दोस्तों? तो ये जो है वाराणसी से शुरू की गई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की रोजगार वृद्धि दर क्या थी? आपको बताना है कि आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की रोजगार वृद्धि की दर क्या है? ऑप्शन है आपके पास 6%, 3.2%, 7% और 8%। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 6%। इसका सही आंसर है 6%, ठीक है, सही आंसर क्या होगा 6%। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, इसका सही आंसर है 6%। तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जो रोजगार वृद्धि दर है वो 6% है, ठीक है। आगे हम लोग देखें, देखिए आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की रोजगार वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023 में 3.2 से बढ़कर 6% हो गई है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि 2023 में कितना था? तो 2023 में दोस्तों 3.2% था और 3.2 से बढ़कर के यह जो दर है रोजगार वृद्धि की वो 6% हो गई है। यह वृद्धि 46.7 मिलियन नौकरियों के सृजन को दर्शाती है, ठीक है। तो कितना मिलियन नौकरी है? तो 46.7 मिलियन नौकरियों के सृजन को दर्शाती है, जिससे मार्च 2024 तक कुल रोजगार 643.3 मिलियन हो जाएगा। इस वृद्धि के बावजूद बढ़ती बेरोजगारी दरों के बारे में चिंताएं अलग अलग आर्थिक आकलन और अनुमानों के बीच श्रम बाजार में चल रही चुनौतियों को उजागर करती है, ठीक है। इस वृद्धि के बावजूद भी जो लगातार बेरोजगारी की दर जो है उसमें जो वृद्धि है, बेरोजगारी की दरों के बारे में अभी भी भारत सरकार जो है इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है और लगातार इससे संबंधित जो है किस प्रकार से रोजगार का सृजन किया जाए, किस प्रकार से बेरोजगारी को दूर किया जाए, सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? देखिए, किस देश को सौर संयंत्र के लिए भारत से $2.5 मिलियन ऋण प्राप्त हुआ है? आपको बताना है कि भारत सरकार ने किस देश को सौर संयंत्र के लिए $2.5 मिलियन उपहार दिया है या ऋण दिया है, सॉरी उपहार नहीं, ऋण दिया है। तो आपको बताना है कि किस देश को भारत सरकार ने सौर संयंत्र के लिए $2.5 मिलियन ऋण दिया है। सही आपको ऑप्शन यहाँ पे देखना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, गुयाना है। तो सही आंसर बताइए कि किस देश को सौर संयंत्र के लिए भारत से $2.5 मिलियन ऋण प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है गुयाना। सही आंसर क्या है? गुयाना, ठीक है, इसका सही आंसर गुयाना होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत ने चेड्डी जगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए गुयाना को $2.5 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। भारतीय निर्यात आयात बैंक द्वारा सुगम बनाए गए इस समझौते से यह निर्धारित किया गया कि परियोजना के अनुबंध मूल्य का कम से कम 75% भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया जाएगा। तो याद रखिएगा, गुयाना को सौर संयंत्र के लिए $2.5 मिलियन भारत के द्वारा ऋण प्रदान किया गया है। यह पहल भागीदार देशों में नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना को बढ़ावा देने, ऊर्जा सुविधा बढ़ाने और सतत विकास परियोजना में रणनीतिक निवेश के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो याद रखिएगा
यह जो पहल है, जो भी भागीदार देश हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा के वृद्धि में, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उस संदर्भ में भारत की जो प्रतिबद्धता है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, इसको भी बतलाता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 8वां क्वेश्चन, चलिए 8वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई। आपको बताना है कि एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शन है आपके पास भारत, मलेशिया, चीन, सिंगापुर। तो आपको बताना है कि एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई। तो इसका सही आंसर होगा मलेशिया। ठीक है, एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 मलेशिया में स्थापित की गई, सॉरी मलेशिया में आयोजित की गई है। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 मलेशिया के जोहोर में एरिना एमास में हुई है। ठीक है, तो मलेशिया के जोहोर में एरिना एमास में हुई है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह और बेलाबन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के ओंग साई हंग और सियाफिक कमाल को हराकर पुरुष युगल खिताब जीता है। तो आपको याद रखना है कि अभय सिंह जो है और बेलाबान सेथिल कुमार ने, ये भारतीय हैं, मलेशिया के ओंग साई हंग और सियाफिक कमाल को हराया है। ठीक है, किसको किसको हराया है? तो मलेशिया के ओंग साई हंग और सियाफिक कमाल को हराकर पुरुष युगल खिताब जीता है। ठीक है, यह जीत इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप के मेजबान देश के रूप में मलेशिया की भूमिका को रेखांकित करती है और मलेशियाई धरती पर प्रतिभागियों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को उजागर करती है। तो याद रखिएगा, एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है वो मलेशिया में किया गया और भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी जो हैं अभय सिंह और बेलाबन सेंथिल कुमार, ये जो है ये खिताब इनके द्वारा जीता गया है। किनको हराया गया है? तो मलेशिया के ओंग साई हंग और सियाफिक कमाल को हराया है इन्होंने और पुरुष जो है युगल खिताब जीता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सवाल क्या कहता है कि किस भारतीय राज्य ने मजबूत संकर पर पंजीकरण कर माफ कर दिया है। आपको बताना है किस भारतीय राज्य ने मजबूत संकर पर पंजीकरण कर माफ कर दिया है। ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो किस भारतीय राज्य ने मजबूत संकर पर पंजीकरण कर माफ कर दिया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। चलिए आइए इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने मजबूत हाइब्रिड वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क 100% छूट देने वाली नीति लागू की है। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मजबूत हाइब्रिड वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देने की घोषणा की गई है और 100% छूट देने वाली नीति की शुरुआत की गई है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य क्या है? देख लीजिए, इस पहल का उद्देश्य हाइब्रिड तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ये जो पंजीकरण शुल्क है हाइब्रिड वाहनों पर 100% छूट देने का उद्देश्य क्या है? तो हाइब्रिड तकनीक को बढ़ावा देना है। ऐसे वाहन खरीदने वाले ग्राहकों पर वित्तीय बोझ को कम होगा। ठीक है, जो पंजीकरण शुल्क होता है, आप लोग भी यदि गाड़ी खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड वाहन है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो उसका जो पंजीकरण शुल्क होता है उसको 100% माफ करने की जो योजना है ये बनाई गई है, ये नीति लाई गई है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो हाइब्रिड तकनीक को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका उद्देश्य हाइब्रिड तकनीक को बढ़ावा देना, जिससे जो भी
ग्राहक खरीद रहे हैं उनका जो वित्तीय बोझ होगा, रजिस्ट्रेशन का जो बोझ होगा वो कम होगा। इसमें किसको किसको फायदा मिल रहा है, ठीक है, किस किस निर्माण कंपनियों को, तो याद रखिएगा मारुति सुजुकी, टोयोटा, किर्लोस्कर मोटर और होंडा कार्स जैसे निर्माताओं को इस नीति से लाभ मिलता है। ठीक है, आपको बताना है, कभी पूछा जा सकता है कि जो यूपी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाइब्रिड वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देने की नीति लागू की गई है, उसमें किन किन कंपनियों को लाभ मिल रहा है, तो मारुति सुजुकी, टोयोटा, किर्लोस्कर मोटर और होंडा कार्स जैसे निर्माताओं को इस निधि से लाभ मिलता है। साथ ही ग्राहकों को वाहन खरीद पर 3.5 लाख रुपए तक की संभावित बचत भी होती है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो 100% माफ कर दिया जाता है। ठीक है, इसकी योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है, तो इससे जो है ग्राहकों के द्वारा जो वित्तीय बोझ था रजिस्ट्रेशन का वो कम हुआ है और करीब करीब ऐसा देखा गया कि 3.5 लाख रुपए तक की संभावित बचत ग्राहकों को हो सकती है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जेनरेटिव एआई, ठीक है, जेनरेटिव एआई नवाचारों की रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान रखता है। ठीक है, जेन एआई, ठीक है, जेनरेटिव एआई नवाचारों की रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान रखता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 7वीं, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 7वीं, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो जेनरेटिव एआई नवाचारों की रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 5वां। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, 5वां। जेनरेटिव एआई नवाचारों की रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान रखता है, तो 5वां स्थान रखता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको भी देख लेते हैं। भारत जेनरेटिव एआई जेएनआई नवाचारों में 5वें स्थान पर है, जिसने 2014 से 2023 तक 1350 पेटेंट प्राप्त किए हैं। ठीक है, भारत जेनरेटिव एआई नवाचारों की जो सूची है उसमें 5वें स्थान पे है, जिसने 2014 से 2023 तक 1350 पेटेंट प्राप्त किया है। चीन, अमेरिका, कोरिया गणराज्य और जापान से पीछे होने के बावजूद भारत जेन एआई पेटेंट प्रकाशनों में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर प्रदर्शित करता है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, प्रौद्योगिकियों में भविष्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण क्षमता का संकेत देता है। ठीक है, भारत जो है चीन, अमेरिका, कोरिया गणराज्य और जापान से पीछे होने के बाद भी जो है इसमें उच्चतम वृद्धि देखने को मिली है कि कई सारे पेटेंट भारत के नाम किए गए हैं। ठीक है, और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की जो प्रगति है उसको जो है दर्शाता है। ठीक है, किस प्रकार से भारत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है, आगे बढ़ रहा है और नई नई तकनीकों को अपने नाम पेटेंट करवा रहा है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भारत जेनरेटिव एआई नवाचारों में कौन से स्थान पे है, तो 5वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखें अगला सवाल। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो फ्रांस, पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन। ठीक है, तो याद रखिएगा सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर, ये जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब आपको बताना है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास एन चंद्रशेखर, सत्य नडेला, रोशनी नादर मल्होत्रा और सुंदर पिचाई। तो बताइए कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा रोशनी नादर मल्होत्रा। ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे हम लोग इसको विस्तार से देख लेते हैं। इसको विस्तार से देखते हैं कि HCL
टेक की चेयरपर्सन, ठीक है, HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर मिला, जो व्यापार स्थिरता पहलों और फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए दिया गया। ठीक है, तो फ्रांस और भारत के बीच जो व्यापार स्थिरता है, इसके अलावे इसके बीच का जो आर्थिक संबंध है उसमें इनके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इन्हीं सभी योगदानों के चलते इनको जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ठीक है, भारत में फ्रांस के राजदूत द्वारा प्रदान किया गया यह पुरस्कार इन क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्ट सेवा को मान्यता देता है। ठीक है, तो भारत के जो राजदूत हैं फ्रांस में, भारत में जो फ्रांस के राजदूत हैं उनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है, और ये जो है उनकी जो उत्कृष्ट इस क्षेत्र में सेवा है उसको दर्शाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीतिक मोर्चों पर उनके नेतृत्व और प्रभाव को उजागर करता है। ठीक है, कि वो किस प्रकार के छवि रखते हैं, इसके अलावे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस प्रकार से उन्होंने अपना योगदान दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीतिक क्षेत्र में। ठीक है, उनका जो नेतृत्व कुशल नेतृत्व रहा और उनका जो प्रभाव है, इसी के कारण इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। तो याद रखिएगा, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रोशनी नादर मल्होत्रा को दिया गया, और नाम क्या है तो शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस भारतीय संस्थान में नए बैच के छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बीटेक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। तो आपको बताना है किस भारतीय संस्थान में नए बैच के छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बीटेक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। तो याद रखिएगा, भारत, आपको बताना है कि भारत का कौन सा संस्था है जिसमें बीटेक का जो कार्यक्रम होता है, बीटेक की जो पढ़ाई होती है, उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए जो है कोर्स शुरू किया गया है। ऑप्शन है आपके पास IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT जोधपुर और IIT खड़गपुर। तो इसका सही आंसर होगा IIT जोधपुर। ठीक है, IIT जोधपुर। तो IIT जोधपुर में नए बैच के छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में बीटेक कार्यक्रम को पेश किया गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए IIT जोधपुर है ना, IIT जोधपुर ने घोषणा की है कि वह अपने नए बैच के छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बीटेक कार्यक्रम पेश करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप यह पहल प्रथम वर्ष के छात्रों को अपनी पसंदीदा शिक्षण भाषा चुनने की अनुमति देता है। इससे क्या होगा, जो छात्र हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि वो हिंदी से बीटेक करें, है ना, हिंदी माध्यम रख के बीटेक करें, वो कर सकते हैं, और जो इंग्लिश माध्यम में, ठीक है, करना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो जोधपुर, IIT जोधपुर के द्वारा जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं उनको यह चुनने का मौका मिलेगा कि आप अपना माध्यम चुन सकते हैं, आप हिंदी में भी कर सकते हैं, आपको यदि सहूलियत है तो अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखें 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पश्चिम बंगाल के राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज और चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है कि बंगाल सरकार के राज्य संचालित विश्वविद्यालय में जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें खोज और चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे आंसर भी लिख दिया। ठीक है, इसका आपको बताना है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे हो गया है, आंसर उदय उमेश ललित है। ठीक है, यहाँ पे आंसर बता दिए। तो आपको बताना है कि बंगाल के राज्य संचालित विश्वविद्यालय में, ठीक है, खोज और चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उदय उमेश ललित हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित कौन थे, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, उदय उमेश ललित को पश्चिम बंगाल के सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज और चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
पश्चिम बंगाल सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर 9 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उदय उमेश ललित को पश्चिम बंगाल सरकारी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज और चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये कौन थे उदय उमेश ललित? तो याद रखिएगा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? ठीक है, आपको बताना है कि सेंट पीटर्सबर्ग में जो 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? निखिल चौधरी, महेंद्र सिंह चौहान, हरीन पाठक और ओम बिरला। तो इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, कि सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला के द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया जा रहा है। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखते हैं। देखिए डिटेल में, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह मंच बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक विकास और सुरक्षा को आगे बढ़ाने में संसदों की भूमिका पर केंद्रित है। बिरला का नेतृत्व संसदीय कूटनीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और समान वैश्विक विकास को बढ़ावा देने तथा वैश्विक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मंचों में इनकी सक्रिय भागीदारी को रेखांकित करती है। ठीक है, तो ये जो ओम बिरला हैं किस प्रकार से अपनी भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कर रहे हैं, ये इनकी जो प्रतिबद्धता है उसको दिखाता है। तो याद रखिएगा, ये लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जो हैं रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे अगला सवाल देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गगन नारंग। ठीक है, सही आंसर है गगन नारंग। तो गगन नारंग को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर क्या है? गगन नारंग। ठीक है, सही आंसर है गगन नारंग। चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए गगन नारंग कौन थे ये भी देख लीजिए। 4 बार के ओलंपियन और 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता। ठीक है, ये क्यों कौन है गगन नारंग? तो 4 बार के ओलंपियन हैं और 2012 ओलंपिक कांस्य पदक के विजेता गगन नारंग को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। नारंग को इस पद पर तब नियुक्त किया गया है जब मैरी कॉम ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, पहले जो है सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया जाना था? तो मैरी कॉम को नियुक्त किया जाना था। ठीक है, लेकिन मैरी कॉम स्वास्थ्य कारणों से, निजी स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। तो मैरी कॉम के स्थान पर विजय गगन नारंग को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किन्होंने स्वास्थ्य कारणों से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सेफ डी मिशन से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैरी कॉम। सेफ डी मिशन के रूप में नारंग भारतीय ओलंपिक दल की भलाई की देखरेख करेंगे, आयोजन समितियों के साथ प्राथमिक संपर्क के रूप में काम करेंगे और खेल के दौरान एथलीटों और अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। ठीक है, तो जो भी भारतीय लोग इसमें भाग लेंगे, ठीक है, भारतीय खिलाड़ी जो इसमें भाग लेंगे तो उसका देखभाल किस प्रकार से करना है,
इसके अलावा वहाँ पे जो आयोजन समिति है उसके संपर्क में रहेंगे और जो भी सुविधा यहाँ के खिलाड़ियों को मिलना चाहिए या फिर यहाँ के जो अधिकारियों को मिलना चाहिए उन सभी की देखरेख इन्हीं के जो है नेतृत्व में किया जाएगा। तो याद रखिएगा गगन नारंग को एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे हम लोग देखें 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पीवी सिंधु के साथ पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के पुरुष ध्वजवाहक के रूप में किसे पुष्टि की गई है। तो आपको बताना है कि पेरिस 2024 ओलंपिक में पीवी सिंधु के साथ भारत के पुरुष ध्वजवाहक के रूप में किसे पुष्टि की गई है। तो ऑप्शन है आपके पास गगन नारंग, नीरज चोपड़ा, शरत कमल और बजरंग पुनिया। तो आपको बताइए कि पीवी सिंधु के साथ जो 2024 ओलंपिक पेरिस में होने वाला है भारत के पुरुष ध्वजवाहक के रूप में किसे पुष्टि किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा शरत कमल। ठीक है, शरत कमल को 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के पुरुष ध्वजवाहक के रूप में पुष्टि किया गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA, ठीक है, भारतीय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल, ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है शरत कमल जो है किस खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो शरत कमल जो है वो टेबल टेनिस से संबंध रखते हैं। शरत कमल पेरिस 2024 ओलंपिक में पीवी सिंधु के साथ भारत के पुरुष ध्वजवाहक के रूप में काम करेंगे। यह निर्णय खेलों में लैंगिक समानता के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रयासों के अनुरूप है। ठीक है, तो अभी देखिएगा लैंगिक समानता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ठीक है, और इसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए जो शरत कमल है उनको पीवी सिंधु के साथ भारत के पुरुष ध्वजवाहक के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है। कमल का चयन टेबल टेनिस में उनके महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धियों को दर्शाता है, जिससे वो वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति बन गए हैं। तो टेबल टेनिस में इनके द्वारा शरत कमल के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान है, इसी के कारण इनको ये मौका मिला है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के प्रमुख प्रायोजक के रूप में किसे घोषित किया गया है। आपको बताना है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के प्रमुख प्रायोजक के रूप में किसे घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर है अडानी ग्रुप। ठीक है, सही आंसर है अडानी ग्रुप। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के प्रमुख प्रायोजक के रूप में किसे घोषित किया गया है, अडानी ग्रुप को घोषित किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखें। गौतम अडानी की अध्यक्षता वाले अडानी समूह को 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया है। यह परियोजना भारतीय एथलीटों का समर्थन करने और खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने देने के लिए समूह द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अडानी समूह द्वारा शुरू किए गए देश का गीत एट ओलंपिक अभियान का उद्देश्य भारतीय एथलीटों के समर्पण का जश्न मनाना है और लोगों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करना है। तो अडानी समूह के द्वारा किए गए देश का गीत एट ओलंपिक अभियान का उद्देश्य भारतीय एथलीटों के समर्पण का जश्न मनाना और लोगों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करना है, जो खेलों के वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। तो याद रखिएगा जो है अडानी समूह को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के मुख्य प्रायोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसको घोषणा किया गया है कि अडानी ग्रुप जो है ये मुख्य प्रायोजक की भूमिका में रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखें 18 नंबर सवाल, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस द एपोस्टल प्रदान किया। आपको बताना है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया है। यहाँ से एक और सवाल हो सकता है कि
किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल है? तो ये भी यहाँ से सवाल बन सकता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री, ठीक है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस द एपोस्टल प्रदान किया है? ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस। तो इसका सही आंसर होगा रूस। ठीक है, सही आंसर रूस होगा। रूस सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस द एपोस्टल दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, क्रेमलिन में एक विशेष समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस संबंध को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस द एपोस्टल से सम्मानित किया है। तो क्यों इनको यह सम्मान दिया गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत और रूस का जो संबंध है उसको मजबूत करने में इनकी जो प्रतिबद्धता है, इसी को ध्यान में रखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो है इनका जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। ठीक है, 2019 में घोषित इस पुरस्कार के साथ ही प्रधानमंत्री इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय नेता बन गए हैं। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है रूस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस द एपोस्टल जो है, ये प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम, ठीक है, भारतीय नेता बन गए हैं। ठीक है, पहले भारतीय नेता बने हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की गहराई को दर्शाता है। ठीक है, ये जो सम्मान इनको दिया गया है, ये इस बात का सूचक है कि दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंध जो है अत्यंत ही गहराई तक है, अत्यंत ही मजबूत है। चलिए आगे हम लोग देखें 19 नंबर सवाल क्या कहता है। 19 नंबर सवाल को देखें। देखिए, मूल हज समिति नियम जिन्हें अब संशोधित किया गया है किस वर्ष स्थापित किए गए थे? आपको बताना है मूल हज समिति नियम जिसे अब संशोधित किया गया है किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 2002, 2010, 2015, 2020। तो याद रखिएगा, मूल हज समिति नियम जिसे अब संशोधित कर दिया गया है ये 2002 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 2002 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। मूल हज समिति नियम जिन्हें अब हज समिति संशोधन नियम 2024 द्वारा संशोधित किया गया है, 2002 में स्थापित किया गया था। यह संशोधन विदेश मंत्रालय से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में प्रशासनिक बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो संशोधन किया गया है मूल हज समिति नियम में, ये इस बात को दर्शाता है कि विदेश मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में प्रशासनिक बदलाव किया गया है। ठीक है, नए नियम के अनुसार विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त और नागरिक उड्डयन मंत्रालयों के अधिकारियों को हज समिति के पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो हज समिति का पदेन सदस्य है उसमें किस किस मंत्रालय के लोग शामिल होंगे, ठीक है, या किस किस मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे? तो याद रखिएगा, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को हज समिति के पदेन सदस्य के रूप में नामित किया गया है। और ये जो मूल हज समिति नियम कब स्थापित किया गया था, जिसमें अभी बदलाव हुआ है, तो 2002 में स्थापित किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आज का अंतिम सवाल, 20 नंबर क्वेश्चन। आज का अंतिम सवाल, किस देश की सेना ने कजाकिस्तान में बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो आपको बताना है किस देश की सेना ने कजाकिस्तान में बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। ऑप्शन है आपके पास अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान और तजाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा अजरबैजान। ठीक है,
सही आंसर क्या होगा? अजरबैजान। अजरबैजान देश की सेना ने कजाकिस्तान में बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। आगे हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। अजरबैजान की सेना ने कजाकिस्तान में बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, तो अजरबैजान की सेना ने कजाकिस्तान में बिरलेस्टिक 2024 सैन्य संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है। इसके अलावा ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो कजाकिस्तान में संपन्न हुआ है। ठीक है, इसके अलावा किस देश ने भाग लिया, किस दो देशों ने भाग लिया? तो याद रखिएगा अजरबैजान और कजाकिस्तान में तो हुआ ही था। ठीक है, तो कजाकिस्तान अजरबैजान याद रखिएगा और कजाकिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है और बिरलेस्टिक 2024 में इन दोनों ने भाग लिया है। कई मध्य एशियाई देशों को शामिल करने वाले इन अभ्यासों का उद्देश्य संयुक्त परिचालन योजना और प्रशिक्षण परिदृश्यों के माध्यम से क्षेत्रीय रक्षा सहयोग और तत्परता को बढ़ाना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, क्षेत्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, तो आज का सेशन समाप्त करते हैं दोस्तों, और आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए सेशन में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद, जोहार आप सभी को।